हेलो बच्चों, आज मैं आपको मंत्रिपरिषद के गठन और मंत्रिपरिषद के प्रकार एवं उनकी शक्तियों के बारे में समझाऊंगा कि मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार से होता है। तो मंत्रिपरिषद के गठन में सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाएगी। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों के बारे में, उनकी नियुक्ति। तो मंत्रिपरिषद के गठन में भी सबसे पहला काम क्या होता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की। लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। तो ये आपके संविधान के अनुच्छेद 75 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श से। दूसरा जो पॉइंट है मंत्रिपरिषद के गठन का, वो है प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। तो यानी जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो उसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रियों का चयन किया जाता है। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में संवैधानिक स्थिति यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। अर्थात संविधान को अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन व्यवहार का मतलब होता है वास्तविकता या हकीकत में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। अर्थात प्रधानमंत्री जिन लोगों को मंत्री बनाना चाहता है उन्हीं को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्री बनाता है। तीसरा, मंत्रियों में कार्य विभाजन। तो मंत्रिपरिषद के गठन के बाद प्रधानमंत्री के द्वारा इससे अधिक कठिन कार्य उनके बीच विभागों के विभाजन का किया जाता है। यानी पहले तो वो कि किस किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है ये निश्चित करता है। इसके बाद किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, यानी किस व्यक्ति को रेल मंत्री बनाना है, किसको रक्षा मंत्री बनाना है, किसको वित्त मंत्री बनाना, किसको चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बनाना। तो ये सारे निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। तो मंत्रिपरिषद के गठन के बाद प्रधानमंत्री के द्वारा इससे अधिक कठिन कार्य उनके बीच विभागों के विभाजन का किया जाता है। वैधानिक दृष्टि से इस संबंध में प्रधानमंत्री को पूर्ण शक्ति प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में विभागों का वितरण करते हुए प्रधानमंत्री को कई बातों का ध्यान रखना होता है। मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं, अर्थात कौन सा व्यक्ति मंत्री बन सकता है। तो मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, अर्थात संसद का सदस्य हो, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का। तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है जो संसद के दोनों ही सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है। लेकिन उसके लिए शर्त ये होती है कि मंत्री बनने के बाद यानी 6 महीने के अंदर अंदर उसे या तो कहीं से लोकसभा का चुनाव जीत के आना पड़ेगा या कहीं से राज्यसभा सदस्य चुनकर आना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसे 6 महीने बाद अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो यानी मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता आवश्यक है कि या तो वह लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का। लेकिन अगर कोई व्यक्ति न तो लोकसभा का सदस्य न राज्यसभा का है तो उसे भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर अंदर कहीं से भी चुनाव जीत करके आना पड़ेगा।
अगर वो चुनाव नहीं जीत पाता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। तो पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की 2 शपथ लेनी होती है। तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो, उन सबको राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। वह शपथ 2 प्रकार की होती है, एक उनके पद की और दूसरी गोपनीयता बनाए रखने की। गोपनीयता का मतलब होता है कि जो भी मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद में निर्णय हो उनको गोपनीय बनाए रखें, यानी किसी के सामने सार्वजनिक न करें। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, यानी मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर रह सकती है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। मंत्रिपरिषद अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल, यानी लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, जो कि सामान्यतः 5 वर्ष होता है, अपने पद पर बनी रहती है। तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल वैसे निश्चित नहीं होता है, जब तक उनके पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत होता है तब तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। अमूमन उनका जो कार्यकाल होता है वो लोकसभा के ही बराबर होता है, यानी लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो मंत्रिपरिषद का भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। अब मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते। प्रधानमंत्री कैबिनेट के सदस्यों, राज्य मंत्रियों तथा उपमंत्रियों को मासिक वेतन तथा निर्धारित मासिक भत्ते दिए जाने का प्रावधान है, जिनका निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। तो यानी कैबिनेट मंत्री को क्या वेतन मिलना है, राज्य मंत्रियों को क्या मिलना है, उपमंत्रियों को क्या मासिक वेतन मिलना है, या प्रधानमंत्री को क्या वेतन मिल रहा है, इन सारी चीज़ों का जो निर्धारण होता है वो संसद के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन सभी को निःशुल्क निवास स्थान, वाहन तथा अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। अब मंत्रियों की श्रेणियां, यानी मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं। तो मंत्रिमंडल या कैबिनेट के सदस्य, राज्य मंत्री और उपमंत्री। तो यानी मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री, जिसे हम मंत्रिमंडल भी कह सकते हैं, दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा है उपमंत्री। तो प्रथम श्रेणी के मंत्री कैबिनेट सदस्य होते हैं, जो कि भारत की संसदात्मक व्यवस्था में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई हैं। तो यानी जो तीनों प्रकार के जो मंत्री होते हैं उनमें सबसे उच्च शिखर पर किस प्रकार के मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री। तो यानी सारी शासन व्यवस्था इन कैबिनेट मंत्रियों के इर्द गिर्द घूमती है। तो कैबिनेट के सदस्य एक या अधिक विभागों के प्रधान होते हैं। कहने मतलब एक व्यक्ति 2 विभागों का भी मंत्री हो सकता है, जैसे एक व्यक्ति रेल मंत्री भी है और स्वास्थ्य मंत्री भी उसके साथ हो सकता है, तो वो एक से अधिक विभागों का मंत्री भी हो सकता है। दूसरी श्रेणी में राज्य मंत्री आते हैं, जिनकी स्थिति पूर्व मंत्री तथा उपमंत्री के बीच की होती है। तो ये दूसरे नंबर के मंत्री होते हैं राज्य मंत्री, और जो उपमंत्री होते हैं वो तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं। ये विशेष विभागों से संबंधित रहते हैं तथा कभी कभी उनके द्वारा विभाग के स्वतंत्र प्रधान के रूप में भी कार्य किया जाता है। तो यानी कैबिनेट मंत्री तो हमेशा पूर्ण तौर पर अपने विभाग के मुखिया होते हैं, लेकिन जो राज्य मंत्री होते हैं वो ज़्यादातर 2 प्रकार के होते हैं, जैसे स्वतंत्र प्रभार वाले भी होते हैं और कैबिनेट मंत्री के अधीन रहकर कार्य करने वाले भी राज्य मंत्री होते हैं। तो जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं उससे संबंधित कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता है, और जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री भी है तो राज्य मंत्री उस कैबिनेट मंत्री के अधीन रह कर के कार्य करता है, और जो उपमंत्री होते हैं वो हमेशा अधीन होते हैं या तो कैबिनेट मंत्री के या राज्य मंत्री के। तो दूसरी श्रेणी में राज्य मंत्री आते हैं, जिनकी स्थिति पूर्व मंत्री तथा उपमंत्री के बीच की होती है। ये विशेष विभागों से संबंधित रहते हैं और कभी कभी उनके द्वारा विभाग के स्वतंत्र प्रधान के रूप में भी कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा इस श्रेणी के मंत्रियों को
कैबिनेट की उन बैठकों में आमंत्रित किया जाता है जिनमें उनके विभाग से संबंधित प्रश्न विचाराधीन होते हैं। राज्य मंत्री के बाद उपमंत्री की श्रेणी आती है, जो किसी ज्येष्ठ मंत्री के अधीन रहते हुए उस मंत्री की सहायता करते हैं। कहने का मतलब उपमंत्री हमेशा किसी न किसी अन्य मंत्री के अधीन होते हैं, चाहे वो राज्य मंत्री हो या कैबिनेट मंत्री। तो ये आपके मंत्रिपरिषद का गठन था। अब हम यहाँ से आगे मंत्रिमंडल की शक्तियाँ या उसके कार्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कि संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देगी, किंतु यह परंपरागत शब्दावली है और जहाँ तक व्यवहार का संबंध है, मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है और उसके द्वारा समस्त शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। वास्तव में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है और इसे भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। यानी मंत्रिमंडल को भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे संविधान का अनुच्छेद 74 है, उसमें क्या लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देगी, किंतु हकीकत क्या होती है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह से ही सारे काम करता है। या यूँ कहें कि वो तो नाम मात्र का शासक होता है, वास्तविक शासक तो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ही होता है। तो मंत्रिमंडल की पहली शक्ति है राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। तो मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना है। मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। तो देश में क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है, तो ये सारी जो नई नीतियां या राष्ट्रीय नीतियां निर्धारित की जाती हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती हैं। साथ ही साथ मंत्रिमंडल ही यह तय करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ हमें कैसे संबंध या किस प्रकार की नीतियां या नियम अपनाने। तो ये सारे निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं। दूसरा जो कार्यशक्ति है मंत्रिमंडल का वो है कानून निर्माण पर नियंत्रण। तो संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण मंत्रिमंडल का कार्यक्षेत्र नीति निर्धारण तक ही सीमित नहीं है, वरन इसके द्वारा कानून निर्माण के कार्य का भी नेतृत्व किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा नीति निर्धारित कर दिए जाने के बाद उसके द्वारा ही विधि निर्माण का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है और मंत्रिमंडल के सदस्य ही महत्वपूर्ण विधेयक यानी सदन में प्रस्तावित करते हैं। तो संसदात्मक व्यवस्था हमारे भारत देश में, तो जिसके कारण मंत्रिमंडल का कार्यक्षेत्र नीति निर्धारण तक ही सीमित नहीं है, वरन इसके द्वारा कानून निर्माण के कार्य का भी नेतृत्व किया जाता है। यानी ये जो कानून बनाए जाते हैं तो उनको क्रियान्वित करने का काम भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। तो यानी कानून भी अधिकतर यही बनाते हैं और उनको अमल में लाने का काम या क्रियान्वित करने का काम भी आपके मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा ही नीति निर्धारित कर दिए जाने के बाद उसके द्वारा ही विधि निर्माण का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है और मंत्रिमंडल के सदस्य महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तावित करते हैं। तो ये सारे काम मंत्रिमंडल के द्वारा, यानी मंत्रिमंडल ही नए नियम बनाता है, नई नीतियां बनाता है या नया विधेयक सदन में पेश करता है और वही उनको अमल में लाता है अर्थात क्रियान्वित करता है। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। सैद्धांतिक दृष्टि से संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं और वे अपने विभागों का संचालन करते हैं
और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। तो सैद्धांतिक का मतलब होता है संविधान के अनुसार हमारे देश में जो संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति हैं वो किस में निहित हैं? राष्ट्रपति में। लेकिन व्यवहार का मतलब होता है वास्तविक रूप से कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है। यानी सैद्धांतिक दृष्टि से कार्यपालिका शक्ति या यूँ कहें कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान या शासक कौन होता है? मंत्रिमंडल, अर्थात प्रधानमंत्री और उसके मंत्री। तो अब है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का होता है। इस हेतु उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सम्मुख देश के संभावित आय व्यय का ब्यौरा यानी बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो यानी देश में टोटल कितनी आय हुई, कितना खर्च हुआ, इसका जो आय व्यय का ब्यौरा है वो प्रत्येक बजट सत्र में सरकार के द्वारा यानी उसका जो वित्त मंत्री होता है उसके द्वारा सदन में रखा जाता है। और आगे जो वित्तीय वर्ष होता है उसके बारे में भी कि किस चीज़ पर कितना पैसा खर्च करना है, ये सब कुछ सरकार के द्वारा यानी मंत्रिमंडल के द्वारा सदन में रखा जाता है। तो बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही वित्त मंत्री तैयार करता है और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है क्योंकि इसे वित्त मंत्री के द्वारा ही सदन में रखा जाता है। तो अन्य समस्त धन विधेयकों को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अब वैदेशिक संबंधों का संचालन। भारत के वैदेशिक संबंधों का संचालन मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। इसके द्वारा युद्ध तथा शांति संबंधी घोषणाएं की जाती हैं और इस बात का निर्णय किया जाता है कि दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाएं। तो किस देश के साथ कैसे संबंध रखने हैं, किससे क्या चीज़ खरीदनी है, किसको क्या बेचना है, तो ये सारे के सारे निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा ही किए जाते हैं। नियुक्ति संबंधी कार्य। तो संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। तो चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे विदेशों में राजदूत हो, चाहे आपके क्या नाम है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के सदस्य अध्यक्ष हैं, या आपके संघीय लोक सेवा आयोग जो होता है उसके अध्यक्ष सदस्य, उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह से ही करता है। भारत में कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य विपक्ष के द्वारा किया जाता है। विपक्ष सत्ता पक्ष को नियंत्रित करने एवं शासन व्यवस्था को संविधान के अनुसार संचालित करने के लिए निम्नलिखित साधनों द्वारा सरकार को प्रभावित एवं नियंत्रित करता है। तो जिसके बारे में आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे।